बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें देश में कोरोना का क्या है हाल। हम देश के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देश के आंकड़ों पर जरा नजर डालते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 8,356 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 273 लोगों की मौत हो चुकी है। 716 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 909 केसेस सामने आए हैं। 34 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,761 केस सामने आए हैं। गाजियाबाद की बात करें तो यहां कोरोना से पहली मौत हुई है। जयपुर में भी कोरोना से आज एक शख्स की मौत हुई है। राजस्थान के 25 जिले जो हैं उनमें कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। तो ये आंकड़े, ये अपडेट जो कोरोना से जुड़ी हुई है। तो जयपुर में भी कोरोना से आज एक शख्स की मौत हुई है। तो ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे थे कि आखिर क्या कुछ देश में आंकड़े जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो कहां तक पहुंचा है और अगले आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है, क्योंकि 1,000 के पार पहुँच चुका है दिल्ली का आंकड़ा। वहीं पंकज मिश्रा से भी हम बात करेंगे, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं वो जो है मुंबई के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि माना यह जा रहा है 200 से 300 की संख्या लगातार इस दिन आ सकती है। वहीं अगर हम बात करें रजनीश सिन्हा, तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या स्थिति है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तो अविनाश से भी हम संपर्क साधेंगे, इस पर और विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन कुछ और तस्वीरें इस बीच हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देश के उन 5 हॉटस्पॉट्स की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है जो मुंबई और दिल्ली की बात अगर यहाँ पर हम करें, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पर सामने आए हैं। दहशत में है दिल्ली, क्योंकि 1,000 के पार जा चुका है कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा। इंदौर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी इससे हड़कंप मच चुका है। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने यहां पर आया है। क्या कुछ कह रहे हैं सत्येंद्र जैन कि दिल्ली में कोरोना के 1,069 केसेस जो हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 712 केसेस जो हैं वो जमातियों से जुड़े हुए हैं। अहम चीज है जो यहाँ पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इन बातों में कह रहे हैं। और इसके अलावा क्या कुछ बता रहे हैं, आइए आपको सीधा सुनवाते हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर इस टाइम 1,069 केसेज हैं, जिसमें से जो हमने निजामुद्दीन में स्पेशल ऑपरेशन किया था मरकज़ के 712 केसेज वहाँ के हैं। और बाकी सारे दिल्ली के और जो बाकी लोग हैं 357 केस हैं। अभी तक 19 डेथ हो चुकी हैं दिल्ली में और 54 लोग आईसीयू में हैं और 8 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर एक ये भी सवाल है कि पहले मरकज़ का एक कॉलम था, उसको अब हटाकर स्पेशल ऑपरेशन कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह रही है? नहीं कुछ नहीं है सर, वो तो एक ही बात है कि वो एक्चुअली कई जगह हुआ था, तो एक मरकज़ के लिए एक जगह नहीं थी ना, 3-4 जगह से था, तो इसलिए इकट्ठा कर दिया उसको और कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये खबर चल रही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पे लगभग सहमति बन गई है केंद्र और राज्य के बीच में। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी दिल्ली सरकार की, अब कैसे इसको वर्कआउट करेंगे? अब अगले 14 दिन का टेन्योर रहेगा। देखिएगा, जो लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन के बेनिफिट बहुत मिले हैं। जैसे स्टडीज़ आ रही हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कम से कम 100 गुना केस होते। आप सोच के देखिए, 100 गुना केस होते दिल्ली में। अगर 1,000 के करीब केस हैं तो 1 लाख से ऊपर केस होते। तो लॉकडाउन का बेनिफिट तो है ही। तो 2 हफ्ते के लिए सहमति बनी है, उससे लगता है कि ये काफ़ी हद तक रुक जाएगा और लॉकडाउन को इस बार थोड़ा सा और प्रॉपर्ली कराया जाएगा। सर क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जिन इलाकों को सील किया गया है दिल्ली में, वहाँ अभी भी देख रहे हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक से पालन नहीं किया जा रहा, तो क्या आने वाले टाइम पे और सख्ती बरती जाएगी? नहीं, जो 33 एरियाज़ को सील किया गया है वहाँ पे तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर घर के अंदर जाके मेडिकली चेकअप करना, हर घर को स्कैन करना। तो एक आदमी को, एक इंसान को घर घर जाके उसको स्कैन किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी सिम्टोमेटिक है, थोड़ा सा भी उसको सिम्टम है, तो उसको टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कहीं वो किसी और को फैला तो नहीं देगा। असली मकसद तो यही है ना कि भाई लोगों को अगर किसी को सिम्टम्स हैं या किसी को इन्फेक्शन है वो दूसरे को ना फैला दे।
और मूवमेंट को भी कटेल किया जाता है। बिल्कुल उस एरिया से बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता लोगों को। सबसे पेरीमीटर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोग उससे बाहर ना जा सके और बाहर के लोग अंदर ना जा सके। इसको बिल्कुल सख्ती से किया जा रहा है। सर, एक थ्योरी आई है सामने। चलिए, तो ये एक अच्छी बात भी हो सकती है, अच्छी पहल है, क्योंकि एक घर घर जाकर जो है स्कैनिंग की बात यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। लेकिन कैसे होगा ये तमाम चीज़ें भी हम विकास से जानेंगे। लेकिन 5 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों के हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो इस वक्त चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना को हराने की जो पूरी रणनीति है वो काम कर रही है, उस पर काम हो रहा है। राजौरी गार्डन, मोती बाग, देवली, झिलमिल कॉलोनी, पटपड़गंज, ये वो इलाके हैं जो सैनिटाइजेशन का काम जो है वहां पर चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से ही। विकास, यहाँ पर ये कहा भी गया है कि जो सेकेंड राउंड है, सेकेंड फेज जो है लॉकडाउन का, वो शुरू होने की बात हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये चीज़ प्रधानमंत्री मोदी से कही थी। लेकिन उस दौरान क्या वो स्ट्रैटेजीज होंगी, क्या वो तमाम चीज़ें होंगी, जैसे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर कह रहे थे कि घर घर जाकर स्कैनिंग की जाएगी। जाहिर सी बात है कि ये इतना आसान काम नहीं है। तो फिर क्या एक्शन, क्या जो प्लान है वो रहेंगे इस दौरान इस चीज के लिए? फेज का है मामला है या कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच चुका है, सरकार इस पर खुलकर केंद्र सरकार नहीं बोलती है। बेशक राज्य सरकारें जरूर बोल रही हैं, दिल्ली की सरकार ने जरूर कहा है और ये सेकंड फेज के लास्ट में इसे माने। हालांकि अभी भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन अब सरकार सतर्क हो गई। अगर खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था की है कि जो इलाके चिन्हित किए गए हैं, जो हॉट स्पॉट हैं, वो हॉट स्पॉट तो हैं, बाकी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ सैनिटाइजेशन का काम होगा। वहाँ घर घर जाकर लोगों की स्कैनिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यानी जो जहां भी संदिग्ध मिला उस इलाके की जांच पड़ताल तो पूरी की ही जाएगी, वहां साफ सफाई की जाएगी, सैनिटाइजेशन होगा और उन इलाकों के लिए अलग से रणनीति बनाई गई है जहां भीड़ भाड़ होता है या जो घनी बस्ती है, घनी आबादी के जो इलाके हैं। अगर लक्ष्मी नगर को हम ले लें तो बहुत घनी बस्ती है, बहुत घना इलाका है। तो लॉकडाउन के दरमियान जो लोग घर में हैं तो फिर उस इलाके को सैनिटाइज करके ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है कि आगे चलकर अगर ढील दी जाती है तो मामला जो है विस्फोटक न बने, जो संक्रमण है उसकी श्रृंखला टूट जाए। लेकिन सही मायने में पूछें तो जो दिल्ली सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसे इलाके हैं जहां बहुत से सैनिटाइजेशन वैन पहुंच ही नहीं सकते, इतनी तंग गलियां हैं। तो वहां फिजिकली करने की रणनीति अपनाई गई है, घर घर टेस्ट करने की रणनीति अपनाई गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या और परेशानी है तो उसे छुपाएं नहीं, उसे बताएं और सामने आए। तो कई एक तरफ जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ एमसीडी, एनडीएमसी को लगाया गया है, कई तरह की जो सेंट्रल एजेंसी है उनकी मदद ली जा रही है ताकि इसके बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। तो सरकार अपने लेवल पर तमाम कोशिशें जो है वो हर चीज जो होनी चाहिए वो की जा रही है। लेकिन हम न्यूज़ नेशन लगातार आपसे यही कह रहे हैं कि आप भी सरकार का उसी तरह से उतना ही सहयोग करिए। फिलहाल शुक्रिया विकास चंद्रा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस बीच खतरा कम होने का नाम लेकिन नहीं ले रहा है। धारावी इलाके से कोरोना के 15 और नए मरीज सामने आए हैं। धारावी में कोरोना की कुल मरीजों की संख्या अगर बात करें तो 43 हो चुकी है। धारावी में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के 1182 मरीज सामने आए हैं। मुंबई में अब तक अकेले मुंबई में 76 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस के चलते। महाराष्ट्र में कोरोना के 1761 मरीज सामने आए हैं। अब तक महाराष्ट्र में 127 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। पंकज मिश्रा भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। पंकज, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब इस बाबत वो ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने साफ ये संदेश भी दे दिया था कि जो अब लॉकडाउन पार्ट 2 होगा वो अब और ज्यादा सख्त होगा। 3 जोन में बांट दिया गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। हम चाहेंगे थोड़ा आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरह से रहेगी, क्या कुछ किया जाएगा, और जो कुछ ऐसे इस्लाम एरियाज है धारावी की अगर खासतौर पर बात करें, वहां चूंकि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, कैसे निपटा जाएगा, क्या प्लान होगा? देखिए, 30 तारीख तक के लिए पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और जो भी हॉटस्पॉट है वैसे इलाकों को गिनकर 3 कैटेगरी बनाई गई है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। जो रेड कैटेगरी है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है सरकार के लिए। धारावी अगर इलाके की बात करें तो ये इलाका रेड कैटेगरी में आता है। हाल में 15 नए मामले जो हैं वो आज धारावी से सामने आए हैं और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये जो इलाका है, धारावी जैसे जो इलाके हैं जहाँ पे पहले से ही उसे हॉटस्पॉट घोषित कर
दिया गया है, लेकिन बावजूद वहाँ के जो लोग हैं वो इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये लोग इस लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, यहाँ पर सख्ती से लोग अपने घर में नहीं बैठेंगे, तब तक ये मामले इस तरह से बढ़ते रहेंगे। सरकार की तरफ से पूरे धारावी इलाके को थर्मल स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया गया है, यानी कि अब जो प्रशासन की टीम है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो अब घर घर जाकर एक एक व्यक्ति का थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, उनकी जांच करेंगे कि उन्हें कोई सिम्टम तो नहीं। तो सरकार की तरफ से अपनी कोशिश की जा रही है, पर लोग अभी भी इस पूरे लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिन इलाकों में लॉकडाउन को गंभीरता से लिया गया है वहां से नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, लेकिन उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां के लोग अब इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अब तक मुंबई पुलिस की तरफ से गीत गाकर या प्यार से समझाया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस जो है वो लाठी का इस्तेमाल कर रही है और सख्ती दिखा रही है। जी ठीक है, फिलहाल शुक्रिया पंकज मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। भी आपका भी उत्तर प्रदेश की ओर हम रुख करेंगे और यहाँ की जो तमाम अपडेट्स हैं, अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के 452 केसेस हैं जो वो सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा केसेस तो जमातियों से ही जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जमातियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लखनऊ से 17 जमाती गिरफ्तार किए गए हैं, बहराइच से 17 जमाती गिरफ्तार किए गए हैं। आगरा की बात करें तो वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या जो है 104 हो चुकी है। आज 12 और नए मरीज जो हैं वो आगरा से सामने आए हैं। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 64 केसेस सामने आ चुके हैं कोरोना के। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक भी की है। टीम 11 जो उनकी है उन अधिकारियों के साथ बैठक की है। इलाज, क्वारंटीन और हालात क्या है उसे लेकर समीक्षा बैठक में चर्चा की गई। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हापुड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो तमाम चीज़ें जो हैं सैनिटाइजेशन से लेकर तमाम चीज़ें की जा रही है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, इस तरह के संकेत पहले ही मिल चुके हैं और वो 15 जिले तो हैं ही जिसमें वो हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जो फिलहाल पूरी तरह से सील है। अविनाश इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लगातार किस तरह से जो केसेस हैं सामने आ रहे हैं और अगर मैं आगरा की बात करूँ पहले आपसे तो 12 और नए केसेस आज सामने आए हैं। मतलब क्या है, क्या सख्ती काम नहीं कर रही है या क्या किस लिए ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आगरा में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं कोरोना के। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, हालांकि किस तरीके से इस संक्रमण को रोका जाए इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। और अभी भी आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और जो पूरे प्रदेश में हालात पैदा हुए हैं कोरोना की वजह से, उस हालात से किस तरीके से निपटा जाए उसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि जिस तरीके से राज्य सरकार ने जो कई बड़े कदम उठाए हैं इस संकट की घड़ी में, उसको किस तरीके से जमीन पर उतारा जाए, धरातल पर उतारा जाए ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके, महामारी को रोका जा सके। दरअसल ये बैठक आपको बताना चाहूंगा कि हर रोज होती है, लेकिन चूंकि आज की जो बैठक है इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो रही है, जिसमें कि जो 15 जिलों के हॉटस्पॉट को सील किया गया है वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाओं को लागू किया गया है, जो वहां के लोग संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हुए थे उनको किस तरीके से क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके अलावा जो पूरे प्रदेश भर में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है गरीब तबके तक, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही में एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस बात की भी संभावना जताई जा रही है क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद बढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद सरकार की किस तरीके से तैयारी रहेगी और तमाम जो एक्सरसाइज है पूरी सरकार की चल रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ, टीम 11 के साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जिस हॉटस्पॉट को लेकर ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का हॉटस्पॉट मॉडल था वो दूसरे प्रदेशों के लिए भी कारगर अब साबित होता जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले अगर बात करें तो इस उत्तर प्रदेश में ही सरकार ने इसे लागू किया था और तकरीबन 15 जिलों के 100 से ज्यादा हॉटस्पॉट को सील करने का सरकार ने फैसला किया था। ये भी बात गौर करने वाली ही मानी कि देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन अगर हम कोरोना मरीजों की संख्या कहें तो दूसरे प्रदेशों के लिहाज से यहाँ पर कम है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सरकार ने जो कड़े कदम उठाए, जो सख्ती की, शायद उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है दूसरे प्रदेशों से थोड़ी सी कम है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं कि योगी सरकार की ओर से किस तरह से कड़े एक्शन जो हैं वो इस बाबत लिए गए हैं। फिलहाल शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार की बात करेंगे। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 64 हो चुकी है। आज कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं।
सीवान में बात करें तो एक ही परिवार के 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। तो ये हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन रजनीश, मैं आपका ध्यान उस ओर भी ले जाना चाहूंगी जहां पर एक शेल्टर होम में कुछ मजदूर एक साथ ठहरे हुए थे। संख्या मेरे ख्याल से 133 के करीब बताई जा रही है। मैं आपसे चाहूंगी कि आप उस बारे में बताएं, क्योंकि उसमें से कोरोना पॉजिटिव निकला था। क्या कुछ अब इस जानकारी के होने के बाद कदम उठाए गए हैं या जा रही हैं? देखिए, लगातार सरकार उन तमाम लोगों को क्वारंटाइन करने की कोशिश में है और साथ ही सभी की जांच भी हो रही है। उनके जांच रिपोर्ट्स आने हैं, कुछ लोगों के रिपीट जांच रिपोर्ट के लिए गए हैं। तो अभी लगातार सरकार की कोशिश है, ऐसे जहां भी जो लोग शेल्टर होम में मिले हैं और एक साथ कई लोग मिले हैं, इन लोगों की सबकी अलग अलग जाँच हो रही है। इनको क्वारंटाइन किया गया है। एक स्पेशल मेडिकल टीम इनके लिए लगाई गई है जो इन तमाम लोगों की जांच कर रही है। और दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि बिहार में शुक्रवार के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी, मगर अचानक शनिवार को देर रात अचानक 4 केस सामने आए और अब बिहार में ये जो संख्या है 64 हो गई है। इसके साथ साथ सिवान, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, और एक ही परिवार के 23 लोग संक्रमित हैं। पूरे इलाके को हॉट स्पॉट करके कॉर्डन कर दिया गया है। नवादा से नए केसेज आए हैं, बेगूसराय से नए केसेज आए हैं। तो परेशानी यह है कि बिहार के अब कई जिलों में जो संख्या है संक्रमित मरीजों की वो बढ़ने लगी है और सरकार इसको लेकर अब चिंतित है। जी। और इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब से, और दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आई है। पंजाब के पटियाला में अगर बात करें तो पटियाला में पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला किया है। बैरिकेडिंग्स तोड़कर पुलिस और मंडी जो अधिकारी हैं उन पर हमला किया गया है। इस हमले में कई पुलिसकर्मी और जो मंडी बोर्ड के अधिकारी हैं वो घायल हुए हैं। इस हमले में एक एएसआई का हाथ कटा है। उन्हें फिलहाल पीजीआई में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये डीजीपी ने कहा है। पंजाब में आपको बता दें कि 1 मई तक लॉकडाउन है। तो विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अपडेट्स के साथ। क्या कुछ अपडेट इस वक्त इससे मुताल्लिक मिल रही है विशाल? जी बिल्कुल, जिस तरह से जब ये हमला हुआ था उसके बाद जो निहंग सिंह थे वो वापस गुरुद्वारा में चले गए थे। खिचड़ी गुरुद्वारा है पटियाला के पास, वहां चले गए थे। तो पुलिस ने कार्रवाई की और आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में ये सारा का सारा ऑपरेशन चला है, जिसमें से 7 निहंग सिखों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और सूचना ये भी है कि उसमें एक निहंग सिख जो है वो इंजर्ड भी हो गया है। तो लेकिन बड़ी अजीब सी बात है विशाल, ऐसा क्या उनसे कहा गया था जो ऐसी आपदा की स्थिति में भी नासमझी का ये परिचय दे रहे हैं? जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, कभी उन पर हमला करते हैं, कभी पुलिस पर हमला करते हैं। क्या इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इनके खुद के लिए है, इनके जान के लिए है, इनके अपनों के लिए है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब में लॉकडाउन है और पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है, 12 से 14, 18 घंटे जो है वो काम कर रही है पुलिस। जब सुबह 6:30 बजे निहंग सिखों को रोका गया, जो सवार 4 लोग थे उस गाड़ी में, तो उन्होंने बैरिकेडिंग्स को तोड़ा, पुलिस पर हमला कर दिया। जो मंडी बोर्ड के अधिकारी थे उन पे हमला कर दिया। एक एएसआई का हाथ काट दिया कि वो तलवार से उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो सख्ती है वो लोगों के लिए की जा रही है। पुलिस अगर 18 घंटे काम कर रही है तो वो लोगों के लिए है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस जो है वो 1 से 2, और जिस तरह से आप पंजाब की बात करें तो 150 से ज्यादा मामले जो है पंजाब में अभी तक हो चुके हैं। तो कहीं कहीं सख्ती जरूर हो रही है, लेकिन सख्ती लोगों के लिए है, ये लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। और पुलिस जो है वो बिना मतलब के अगर किसी को रोकती है तो ये पुलिस का काम है। उन्होंने उससे पास मांगे कि आपके पास कर्फ्यू पास है, तो उन्होंने निहंगों ने उस पर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो पुलिस है वो हमारे लिए काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा। फिलहाल शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, आप उनको थैंक्स कहिए कि आप देखिए कि वो कितने घंटे लगातार खड़े हुए हैं आपकी देखभाल के लिए, चाहे वो आपके स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो। कई दिनों से वो अपने घर नहीं गए हैं, सिर्फ देश सेवा में लगे हुए हैं कि आप सही सलामत रहें या जो आपके अपने हैं वो सही सलामत रहे। लेकिन किस तरह से लोग इस बीच भी नासमझी का परिचय दे रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब में। चलिए हम आपको दिखाते हैं लॉकडाउन के दौरान 5 कुछ और अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह से कोरोना को हराने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। कहीं गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है तो कहीं सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और जोशीमठ उत्तराखंड की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईटीबीपी की एक पहल जो है वो वहां पर देखी जा रही है। किस तरह से जो लोग हैं वहां पर जिन्हें नहीं खाना मिल पा रहा है उनके लिए वहां पर व्यवस्था की गई है। और गोरखपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जानवर भी किस तरह से, चूंकि कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसे में उनके लिए भी खाने पीने की दिक्कतें हो रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आ रखे हैं और उनको दाना दिया जा रहा है।
तो कोरोना संकट जिसके बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो मदद को आगे आए हैं। नोएडा की बात करें तो नोएडा में संघ कार्यकर्ता कैसे जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लॉकडाउन में बीत चुका है। मजदूर तबका, गरीब तबका, रोज कमाने और रोज खाने वाले तबके पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है। लेकिन बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुश्किल समय में उन लोगों के साथ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। एक ऐसी जगह पर हम भी पहुंचे हैं, नोएडा, दिल्ली से सटा नोएडा एक्सटेंशन का एरिया है, जहां बड़ी बड़ी बहुमंजिला जो इमारतें हैं वो बन रही हैं। वहां मजदूर तबका जो है उनकी बड़ी संख्या है और ऐसे में संस्था एक आरएसएस के जो जुड़े हुए इससे लोग हैं वो किस तरह से इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल घड़ी में ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर दिखाने के लिए ये एक मंदिर के ठीक सामने का एक प्रांगण है, जहां पर ये जो खाद्य सामग्री है उसकी पैकिंग की जा रही है, पैक बनाए जा रहे हैं। और यहाँ जानेंगे आके कि किस तरह से, किस व्यवस्था के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। भाई जी, आपका नाम क्या? अंकित। किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? ये खाद्य सामग्री कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, ये किस तरह से जज करते हैं सब? ये जो खाद्य सामग्री आप देख रहे हो, ये खाद्य सामग्री अपने समाज से ही इकट्ठा हुआ है सारा। अपने समाज के जो अपने समाज में अच्छे लोग, मौजूद लोग होते हैं और जो सहायता करने में सक्षम होते हैं। ऐसी वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में, पूरे समाज का बहुत अच्छा योगदान है। पूरी सामग्री अब से पहले भी अब 500 से ज़्यादा परिवारों को कच्ची सामग्री हम दे चुके हैं। कल हमारे पास सूचना आई थी, 2 दिन पहले हमारे पास सूचना आई थी कि 175 परिवार अपने गांव के पीछे ही है, अपना रोजा गांव है, उसके पीछे बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर 175 लोग उसके अंदर है। तो वहाँ जो फ़ोन आया था पुलिस प्रशासन से भी, तो वहाँ हमने कल 25 पैकेट हम दे चुके हैं। एक पैकेट है अपना पूरा, जिसमें आटा, दाल, चावल, सोयाबीन। एक फैमिली को देते हैं आप, जैसे आटा है, आटा हुआ, इसमें 3 से 4 किलो आटा है, 4 से 5 किलो चावल है, 1-1.5 किलो दाल है, सोयाबीन है और 1 नमक का पैकेट। मतलब पूरी एक किट में, पूरा एक किट में एक 10 किलो की सामग्री होती है। ठीक है जी। तो अपनी कल 25 परिवारों को जा चुका है, कल शाम गए थे और आज की सूचना है तो आज हम उन्हीं परिवारों को पहले देंगे। तो आज 50 आज जा रहे हैं, शाम तक उनको 175 परिवारों को पूरा राशन दे दिया जाएगा आज जी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं, लगातार जो संघ से जुड़े जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, वो खाद्य सामग्री की पैकिंग कर रहे हैं और फिर ये उन ज़रूरतमंदों के बीच जाकर वितरित की जाएगी जो इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं। और उनके आगे इस को लेकर एक बड़ी समस्या जो है वो खड़ी है। वहाँ कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण कदम बेहद कारगर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इधर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हो चुकी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। मुंबई से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में हूँ। यह वह मार्केट है जो कि मुंबई और आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा फल, सब्जी और मसाले की आपूर्ति करता है। लेकिन अब कोरोना के खौफ के बाद समूचा बाज़ार जो है वो बंद करने का फैसला लिया गया है। वजह यह है कि इस मार्केट से सटे जो मसाला बाज़ार है वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का एक मरीज़ मिला, जिसके बाद यहाँ के व्यापारी संगठनों ने ये फैसला किया कि अब मार्केट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एहतियात किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं वो आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और तो और जो यहाँ पर आने वाली गाड़ियाँ हैं उन्हें पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद ही इस बाज़ार के परिसर में छोड़ा जा रहा है। लोग जो हैं उनको भी पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पर उनके बॉडी टेम्परेचर को नापा जा रहा है। इसके अलावा उनके हाथों में सैनिटाइज़र लगवाया जा रहा है। तो कुल मिला के इस किस्म के एहतियात जो है इस बाज़ार परिसर में देखने को मिल रहे हैं। ये एक होलसेल मार्केट है और मैं बता दूं कि मुंबई और आसपास के इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर फल, सब्ज़ी और मसालों की आपूर्ति इसी मार्केट से होती है। लेकिन जब व्यापारी संगठनों ने अब ये फैसला लिया है कि ये मार्केट अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो इसका असर निश्चित रूप से मुंबई में इन चीज़ों की आवक पर पड़ेगा।
मुमकिन है कि इनकी कीमतें भी बढ़ें, लेकिन इस समय कोरोना से बचाव सबसे ज़रूरी है और ये बचाव की ये तस्वीरें हैं। इस बाज़ार परिसर में जो भी आ रहा है उसे सैनिटाइज़ किया जा रहा है। हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि उसके आने का यहाँ पर मकसद क्या है। अगर मकसद कोई ख़ास नहीं है तो उसे लौटा दिया जा रहा है। यह एहतियात पूरे बाज़ार परिसर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहीं के मसाला मार्केट से, जो कि महज कुछ दूरी पर है, वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का एक मरीज़ मिला है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और लोगों में अब इस बात का खौफ है कि कहीं उस व्यापारी की वजह से यहाँ पर इस बाज़ार में कुछ और लोग संक्रमित ना हुए हों, और इस संक्रमण को रोकने के लिए अब पूरे बाज़ार को बंद करने का फैसला किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, नवी मुंबई।